मैं यार और अच्छे से बोलता हूं, मैं ऐसे शीट ना बोल के ऐसे बोलता हूं। अगर एक चार्ज का लेयर है ना, पॉजिटिव चार्ज के लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। मतलब कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चाहे उस पर चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, चाहे बाहर चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे अंदर चार्ज हो चाहे ना हो। हाय एवरीवन, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे। आइए समझते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है। तो बेसिक से अगर हम बात करें कि नॉर्मली आज भी बात हम किसी करने वाले हैं कंडक्टर की, है ना। आज भी अब बात हम किसी की करने वाले हैं कंडक्टर की। मान लेते हैं इस तरीके से हमारा कोई कंडक्टर है ना, इरेगुलर शेप का हमारा कोई कंडक्टर है। ये सॉलिड मान सकते हैं या कोई भी बॉडी इस तरीके से मान लीजिए। लेकिन जब चार्ज अगर इसको देंगे तो चार्ज हमारा कहाँ जाएगा, इस बॉडी को जब चार्ज देंगे तो चार्ज हमारा आपका सरफेस पर ही जाने वाला है। ये आपका सरफेस पर चार्ज चला जाएगा, है ना। ये हमारे बॉडी के सरफेस पर ये चार्ज है आपका। चलिए, अब ये बॉडी के सरफेस पे चार्ज है तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो हम क्या जानते हैं कि इस कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर के जस्ट बाहर ई सिग्मा अपॉन में कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टर जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। जस्ट आउटसाइड का मतलब सरफेस के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आने वाली है वो ई बराबर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि इर्रेगुलर साइज का इर्रेगुलर शेप का अगर हमारा कंडक्टर है तो सरफेस चार्ज जो डेंसिटी होगी वो हर जगह यूनिफॉर्मली नहीं होगी। हर अलग अलग जगह पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना। ये बात तो आपको पता ही होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरीके से एडजस्ट होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेसिकली ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सा है, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कौन सा, लोकल। अब ये लोकल क्या होता है सर, लोकल का मतलब जिस जगह की बात कर रहे हैं सिर्फ उसी जगह की, दैट इज बेसिकली नोन एज लोकल। जैसे आदमी कहते हैं हम यहाँ के लोकल है ना, जैसे लोग कहते हैं कि मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, इसका क्या मतलब, मैं इसी जगह पर रहने वाला हूँ। जैसे मिर्जापुर का मैं लोकल हूँ, मैं मिर्जापुर में पढ़ाता हूँ वीपीएस क्लासेस में, तो वीपीएस क्लासेस में अगर मैं मिर्जापुर में पढ़ाता हूँ वासलीगंज में, तो मैं मिर्जापुर का लोकल आदमी हूँ, है ना। लेकिन अगर कोई बनारस का कोई यहाँ आएगा तो वो लोकल नहीं है, क्योंकि वो दूसरे जगह से आया हुआ है। समझ में आ रही बात, ये चीज। तो यहां पर लोकल का क्या मतलब है, लोकल का मतलब जिस जगह की बात कर रहे हैं उस जगह की। यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगी, यहां पर अलग होगी, यहां पर अलग होगी, यहां पर अलग होगी, हर एक अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि हर एक सरफेस का रेडियस अलग अलग होगा। यहां का रेडियस कुछ अलग होगा, यहां का रेडियस हल्का सा बड़ा होगा, यहां का रेडियस थोड़ा अलग होगा। हर एक जगह का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा। और अगर रेडियस अलग अलग होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, अलग अलग। आपको इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि रेडियस अगर ज्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। रेडियस अगर कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है। तो यहां पे जो E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, यहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में ये सिग्मा क्या होता है, लोकल चार्ज डेंसिटी। क्या बोला, लोकल चार्ज डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं तो इसमें सिग्मा क्या होता है, सिग्मा आपका होता है लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सर थोड़ा समझा दीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्टेड है। जैसे मैंने आपको ये बोला कि यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इस वाले जोन का, इस वाले छोटे से जोन का सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बाहर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, E1 बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने बोला इस छोटे से जोन का सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा 2 है, तो यहाँ पे इस छोटे से जोन के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो E2 होगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पर इस छोटे से जोन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा 3 है, तो इसके जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, E3, एंड दिस E3 इज इक्वल टू कितना, सिग्मा 3 अपॉन में कितना लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। दिस इज द यूज ऑफ सिग्मा, कि सिग्मा बेसिकली है क्या, उसका ये यूज है कि किस जगह पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की वजह से है, तो लिखेंगे क्या, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर,
कंडक्टर के सरफेस पे जितने भी चार्जेस हैं, मतलब यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी जोन के कारण नहीं आएगा, सिर्फ इसी जोन के चार्ज के कारण नहीं आएगा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरे सरफेस की वजह से, पूरे सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इसी जोन के कारण नहीं आएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जोन के कारण और पूरे सरफेस की वजह से भी आएगा। मतलब दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बट ये सिग्मा जो होता है, ये सिग्मा आपका सिर्फ वही सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है जिसके करीब में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। कुछ बातें समझ में आ रही है यार? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपने निकाला है ये गॉस लॉ की मदद से निकाला है ना। और अगर ये फॉर्मूला जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है गॉस लॉ की मदद से निकाला है, तो गॉस लॉ के फॉर्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए लिखते हैं। ई डॉट डी ए बराबर क्या लिखते हैं? बराबर लिखते हैं क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो गॉस लॉ कहां लगाया जाता है? गॉसियन सरफेस पे। छोटा सा सिलेंडर माना जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी है, वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपका कैसे आता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। बस आपको समझा रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द चार्जेस कैसे है। बहुत अच्छे से देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका गॉस लॉ है। और अगर ये आपका गॉस लॉ है तो क्यू इन क्या होता है? क्यू इन इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। Q in is basically total charge enclosed by the Gaussian surface। मतलब Q in को इस बात से मतलब नहीं है Gaussian surface के बाहर क्या रखा हुआ है, बाहर कितना भी चार्ज रखा हो इस बात से कोई मतलब नहीं है। Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट में Q in को इस बात से मतलब है कि Gaussian surface के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, और ये टोटल चार्ज होता है। अलजेब्रिक सम, प्लस में होगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस गॉस लॉ के फॉर्मूले में राइट साइड वाला तो आपको समझ में आ गया। क्यू इन क्या होता है? क्यू इन इज द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए में ई इज व्हाट? इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस। क्या बोला? इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस whether inside the Gaussian surface or outside the Gaussian surface। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सारे के सारे चार्जेस के कारण है जो Gaussian surface के अंदर भी होते हैं और Gaussian surface के बाहर भी होते हैं। जैसे मैं थोड़ा समझा देता हूं यहां पर। जैसे मैंने बोला ये आपका Gaussian surface है, एक चार्ज है आपका Q1 अंदर, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3 बाहर की तरफ। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा गॉसियन सरफेस से, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज के कारण होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां अंदर लिखते हैं, है ना भाई। लेकिन राइट वाले टर्म में जब क्यू इन लिखेंगे तो क्यू इन सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2, Q3 का कोई रोल नहीं होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्यू इन इज द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। Q in is the total charge inside the Gaussian surface and E dot dA में E is the net electric field due to all the charges, जो अंदर हैं और जो बाहर हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पे आप क्या बनाते हैं? एक सिलेंडर बनाते हैं ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसके अंदर वाला चार्ज ही तो लिखेंगे, और जब अंदर वाला चार्ज लिखेंगे तो कौन सा चार्ज लिख रहे हैं? करीब वाला ना, उस पॉइंट के करीब वाला, मतलब लोकल चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं ना। और अगर लोकल चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं तो सिग्मा क्या आएगा? सिग्मा इज द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात कर रहे हैं उसके करीब में क्या सिग्मा है, वो सिग्मा है ये। और E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, जो इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर होगा और जो इस गॉसियन सिलेंडर के बाहर होगा, मतलब ये सारी, इनके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E3। समझ गए बात? ये होता है। अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहां पे कैसे आया, क्या आया और क्यों आया। आओ देखते हैं। अच्छा, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। अब बहुत अच्छे से इसको मिटा देता हूं मैं, सिर्फ उसी को लिखूंगा मैं। इस पर तो गॉसियन सिलेंडर बना दिया, चलो कोई बात नहीं, यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पर मान लेते हैं यहां के इस जोन की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? इस जोन की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है आपका, है ना। इस जोन की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और इस छोटे से पार्ट की अगर बात करें, इस छोटे से पार्ट की, इतने पार्ट की, हल्का सा एरिया होगा इसका, छोटा सा एरिया होगा, छोटा सा एरिया, है ना। इस छोटे से एरिया की अगर बात करें तो इस छोटे से एरिया में छोटा सा चार्ज होगा,
छोटा सा क्या होगा, चार्ज होगा, डी क्यू। और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है आपका डी ए। तो बताओ सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या लिख सकते हो वहां पर आप सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हो ना, छोटा सा चार्ज अपॉन में क्या लिखेंगे, छोटा सा एरिया। दिस इज इंप्लाइज दैट छोटा सा चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू में डी ए। दिस इज द चार्ज, छोटा सा चार्ज ऑन दिस सरफेस। अब सोच के देखो, इस छोटे से पार्ट पर, इस छोटे से पार्ट पर क्या फोर्स लग रहा होगा सारे चार्जेस के कारण? यस यस, जरूर लग रहा होगा। इस छोटे से चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा इन सारे चार्जेस के कारण इस छोटे से चार्ज पर। और अगर इन सारे चार्ज के कारण यहां पे फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स निकालने की चलो कोशिश कर लेते हैं यार कि कितना फोर्स लगता है ना भाई। तो देखो ना कि फॉर्मूले में आपको बोला गया F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई में Q वो चार्ज होता है जिस पर फोर्स लगता है, Q वो चार्ज होता है जिस पर फोर्स लगता है, Q खुद का फोर्स खुद पर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, दूसरे का। मतलब अगर इस वाले चार्ज पर अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं जो कि बाहर की तरफ लगेगा, जो कि किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, तो अगर इस वाले चार्ज पर अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, इस वाले चार्ज को छोड़कर बाकी सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां बन रहा होगा। इस चार्ज को छोड़कर बाकी अगल बगल वाले जितने भी चार्जेस हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। मेक श्योर समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे कैविटी बना लो, इस छोटे से पार्ट पर अगर हमें फोर्स निकालना है तो उसको हटा दो, तो इस सरफेस के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रही होगी, जो भी आ रही होगी, E1 ले लो, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड से यहां पर मल्टीप्लाई करोगे dq इंटू में E1, तब आएगा इस छोटे से पार्ट पर फोर्स। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो टोटल पता है, इसके कारण भी, और मतलब इस छोटे से पार्ट के कारण भी जो मैंने काटा है, और इसके कारण भी, सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है, लेकिन हमें सिर्फ इतने पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं पता। तो सबसे पहले हमें फोर्स निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना पड़ेगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको छोड़कर सारे चार्जेस के कारण कितना होगा। पहला काम हमारा ये रहेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो बस करना क्या है, छोटे से चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटा सा फोर्स आ जाएगा, और फोर्स आ जाएगा तो प्रेशर तो आ ही जाएगा। तो पहले फोर्स निकाल लो यार, है ना। और फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, फोर्स के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, फोर्स के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो इसके जस्ट बाहर, इस सरफेस के जस्ट बाहर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सारे के कारण भी होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या लिखें इसे, इस वाले सरफेस को कौन सा पार्ट बना दें, इस वाले सरफेस को मैं बोल देता हूं पहला पार्ट। चलो पहला पार्ट E1, और ये जो छोटा सा एरिया मैंने एज्यूम किया है इसको मैं बोल देता हूं दूसरा पार्ट, है ना। तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, जो कि मिला जुला के कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E1 वेक्टर इस वाले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 वेक्टर इस छोटे से पार्ट के कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोलेंगे, E1 वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है यार, E1 प्लस E2 बराबर लिख सकते हैं क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ऑब्वियस सी बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो E1 क्या है, E1 इस वाले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो निकालना था मुझे, तो मुझे यहाँ पे E1 लिखना पड़ा। और E2 बताओ, इस वाले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले कितना होगा। बताओ, ये सरफेस है और सरफेस के जस्ट बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जस्ट बाहर, तो एक इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगा ये, समझ में आ रहा है, एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज की तरह काम करेगा ये। और एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज की तरह काम करेगा तो उसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मेक श्योर एक सिंगल लेयर के चार्ज के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब, ये कितना भी छोटा हो, अगर बहुत करीब पे ले लेंगे ना, ये हमारा सरफेस ये जो सरफेस ले रहे हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये चाहे जितना भी लंबा हो चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन अगर जस्ट बाहर की बात करेंगे ना, तो जस्ट बाहर वाले पॉइंट के लिए ये वाला जो सरफेस होगा ये इनफाइनाइट की तरह एक्ट करेगा। सोच के देखो ना, ये आपका इनफाइनाइट की तरह एक्ट करेगा। ये हमारा हाथ पर अगर यहाँ पे पेन चला दो, यहाँ पर अगर मैं पेन चलाता हूं, अभी आपको ये पेन मार्कर का पॉइंट दिख रहा होगा, ब्लू,
है ना। ये अभी मुझे दिख रहा है तो मेरे लिए इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अपने आंख के बहुत करीब लाता हूं, मतलब मेरा आंख जैसे ही हाथ की उंगली के बहुत पास चला जाता है, आंख मेरा अगर सरफेस के बहुत पास चला जाता है तो मैं इस वाले पॉइंट को नहीं देख सकता, मार्कर वाले पॉइंट को नहीं देख सकता। तो मेरे लिए ये पॉइंट क्या हो गया, मेरे लिए पॉइंट क्या हो गया, इनफाइनाइट। मेरे लिए ये जो सरफेस हो गया, मेरा जो हाथ है, मेरा हाथ एक इनफाइनाइट की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर ये इनफाइनाइट की तरह एक्ट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है, और सिंगल लेयर ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख डालेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता ही है ना। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कहने का मतलब ये कि बाकी बचे हुए चार्ज के कारण भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बाकी बचे हुए इस बचे हुए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले सरफेस के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों मिला के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। लेकिन हमें किसके कारण निकालना है, सिर्फ इसके कारण, क्योंकि हमें उस पर फोर्स निकालना है। और फोर्स निकालते समय जिस चार्ज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी हम नहीं निकालते, उसको छोड़कर बाकी बचे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब अगर मुझे फोर्स निकालना है इस पर, छोटा सा जो फोर्स आएगा यहाँ पर इस वाले पार्ट पर, जो फोर्स आएगा बाहर की तरफ ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा तो फोर्स भी बाहर की तरफ आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एफ बराबर छोटा सा चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बचे हुए पार्ट के कारण। तो डी एफ बराबर डी क्यू की वैल्यू यहां लिखी हुई है, कितना लिखें, सिग्मा इंटू डी ए बाद में लिख देंगे। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना हो जाएगा, डी ए। अब डी ए नीचे आ जाएगा, तो ध्यान से अगर तुम देखो तो फोर्स, छोटा सा फोर्स अपॉन में छोटा सा एरिया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स अपॉन में एरिया क्या कहलाएगा, प्रेशर। इसको हम क्या बोल देंगे, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाता है, बेसिकली प्रेशर। और दिस प्रेशर इज इक्वल टू द सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण किसी सरफेस पर, वो अगर सरफेस फोर्स महसूस कर रहा है तो कोई ना कोई एरिया पे फोर्स महसूस कर रहा होगा, और अगर कोई ना कोई एरिया पे अगर फोर्स महसूस कर रहा है तो फोर्स अपॉन एरिया बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। दिस इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपका क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस फॉर्मूले में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में जहां हम प्रेशर निकाल रहे हैं वहां का सिग्मा लेंगे। जहां हम प्रेशर निकाल रहे हैं वहां का सिग्मा लेंगे। यहां का सिग्मा कुछ और तो यहां पे प्रेशर कुछ और, यहां का सिग्मा कुछ और, यहां पे प्रेशर कुछ और, यहां का सिग्मा कुछ और तो यहां का प्रेशर कुछ और। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिग्मा होगा, इसलिए हियर सिग्मा इज द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोला, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसे दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं लोग, इसे हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के टर्म में भी लिख देते हैं, उसको भी लिख देते हैं। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, खाली हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानना जरूरी है। और इसको देखते हैं, क्या ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के टर्म में लिखा जा सकता है क्या। तो अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो प्रेशर P, प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो यार, ऊपर नीचे जब एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेशर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। अब बताओ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे हम प्रेशर निकाल रहे हैं। यस, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे हम प्रेशर निकाल रहे हैं, और जहां पे हम प्रेशर निकाल रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर P इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखते हुए एक बात ये याद रखिएगा कि दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है। यही एक केस है जिसमें ये एक केस आपको दिख रहा है जिसमें प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेशर अंदर की तरफ लगता है, तो प्रेशर बाहर की तरफ भी लगता है भाई। प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी, है ना, पर यूनिट एरिया, एक्सपीरियंस बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया। कोई भी बॉडी अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया कर देंगे तो तुरंत प्रेशर आ जाएगा, है ना। तो प्रेशर दबाने से भी आता है और खींचने से भी आता है। जहां पे फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया। खैर, तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये बाहर की तरफ लग रहा है, ये फॉर्मूला है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो डरना नहीं है, सीधा इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना, जल्दी से हमारा क्या करता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज बबल। चार्ज बबल पर किसी बबल को अगर हम चार्ज कर देते हैं तो उस पर प्रेशर कितना लगता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसकी बातें बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।